कि हमारे एक स्टूडेंट जिनका नाम है अमित, मैं इनको हीरो के रूप से भी डिनोट करता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी छात्र हैं सभी हीरो हैं। और सिर्फ बॉलीवुड में हीरो नहीं होते, रियल लाइफ में भी होते हैं। तो एक हीरो की कहानी आज जानने का प्रयास करेंगे। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जितने भी बच्चे 30+ वाले हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा अमित से। अमित काफी चीजें अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, साथ ही साथ जो नए बच्चे उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं अमित के बारे में। अमित इज ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट इन 67 बीपीएससी। ही गॉट रैंक 51 एज यस एचडी। सर। इससे पहले भी इन्होंने 7 नौकरियां गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं। 19 वर्ष की आयु में पहली सरकारी नौकरी का लगने से लेकर 21 वर्ष में फिर बैंक में प्रोबेशनर ऑफिसर, फिर आज आई थिंक 34 या 35 के एज में अपनी इस मुकाम पे पहुंचना। ये लगता है ऐसा कि मानो कोई एक लंबे समय से किसी बड़े सपने का इंतजार था जो एक समय के बाद पूरा हो गया। तो मैं चाहूंगा कि अमित कुछ बोलें अपने बारे में। हाँ अमित। सर, थैंक यू फॉर सच ए ग्रेट इंट्रोडक्शन। सर, ये जर्नी तो बहुत लंबा रहा। हालांकि बीच बीच में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। लेकिन एक बात ध्यान में था मेरे कि मुझे कि एसडीएम बनना है, तो बीच बीच में अगर समस्याएं आती भी थी तो मैं उसे हैंडल करता था और उसे मैनेज करता था। और अपने लक्ष्य के उससे कभी भटका नहीं मैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एक चीज और है अमित की, जैसे मैं आपसे जब मैं तो बहुत लगभग जान ही रहा हूँ, तो मुझे आप में एक चीज देखा जो मैं बोलता हूँ हर बच्चे के अंदर होना चाहिए, और आपने उस बात पे मुझे बोला भी था। देखिए, आप कहीं भी हो जाए, आप अपने जी शिक्षक की इज्जत जरूर करें, आप जैसा भी टीचर है आपका। क्योंकि जी सर। शिक्षकों की ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में भी रही है। जी सर। उनकी ब्लेसिंग्स आप उनकी इज्जत करें और अहंकार मत आने दें। जैसे मैं अमित में अगर देखूं, तो अमित के अंदर अहंकार शून्य है। और वहीं अगर दूसरी कैंडिडेट्स हमारे हैं, हमारे भी कई मित्र हैं, तो सिलेक्शन के बाद वो काफी अहंकारी हो जाते हैं, ज्यादा दिन तक उनकी मार्केट चल भी नहीं पाती है। तो सर, अमित, आप क्या कहना चाहेंगे अहंकार को लेकर, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जो पढ़ाई के अलावे किसी कैंडिडेट को रखना चाहिए, जो अपनी सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है? आपको तो एक लंबा अनुभव रहा है, आप अच्छा बता सकते हैं इस मामले में आप। सर, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ये लाइन मुझे हमेशा याद रहता है कि जैसे जो आम का पेड़ होता है, वो जैसे जैसे उस पे फल लगता जाता है तो उसकी डालियां झुकती जाती है। तो वास्तव में मैं इसको कोशिश करता हूँ कि नहीं, अगर मुझे नॉलेज है इट मीन्स कि मुझे एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, मतलब कि इसकी कैपेबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो रही है। और ऐसे भी रिस्पॉन्ड करने का मतलब ही होता है, ह्यूमन बींग्स होने का मतलब ही होता है कि आपका जो रिएक्शन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोएक्टिव आप रिस्पॉन्स करें। तो मैं इस चीज को हमेशा ख्याल रखा था और साथ ही में ये भी कोशिश किया कि निगेटिव लोगों से मैं थोड़ा दूरी बना कर रखता हूँ। अगर जैसे मुझे लग जैसे जाता अगर है आप कि तो अमित, अगर आप जी जी। निगेटिव लोगों का डेफिनेशन देना चाहें, कई बच्चों को मालूम ही नहीं चलता निगेटिव कौन है। तो अगर आप कुछ हाँ, बता। हाँ। सिंपल सा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके लिए रिसोर्सफुल नहीं है, तो जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, कोशिश करें कि उनसे थोड़ा एक हेल्दी डिस्टेंस ही मेंटेन रखें तो बेहतर है। आप बाद में कांटेक्ट में जा सकते हैं उनके, लेकिन जब तक तब तक दूर ही रहें जब तक कि यहाँ तक जो चाहिए आप वहां तक पहुंच नहीं जाते हैं। ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है, बाकी का इंडिविजुअल स्ट्रेटजी हो सकता है। अमित, जैसे इनिशियली जब आप तैयारी कर रहे थे तो मन में एक दुविधा रहता होगा कि यार एसडीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि एक सपना तो होता है। तो जैसे उस सपने को लेकर आपने, नो डाउट आप उससे ओवरकम भी हुए, लेकिन कभी कभी बीच में डाउट आता होगा ना कि थोड़ा सा एक तड़प होता है एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का। वो तड़प को कैसे आप मेंटेन करते थे? क्योंकि वो ऐसी बेचैनी होती है कि कोई सिरपा ही वो सॉल्व कर सकता है। तो आप कैसे हैंडल करते थे इसको? और सर, जितने भी लोग मुझे नेगेटिव मेरे बारे में बोलते थे, मैं उसको कभी कभी कॉपी पे भी मैं लिख लिया करता था कि उन्होंने ऐसा बोला था मुझे, और कुछ चीजें दिमाग में छपी हुई थी। और मैं उन चीजों को रिएक्ट उस वक्त नहीं करता था, मैं हम्बली उनसे उनकी बातें सुन लेता था। और मैं इंतजार कर रहा था कि मैं एक दिन जरूर यहाँ तक पहुंचूंगा। और आज जब उनके पास ये न्यूज जा रही है, तो बस मेरा काम था यही कि कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। और मैं तो ये यहाँ पे सब सारे बातें ऐसी रही कि कैंडिडेट्स को सर। बता दूं अमित, कि अभी अमित ने जो जी कहा है कि मैं लिखता था, तो
बदला लेने के लिए नहीं लिखते थे, बेसिकली खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखते थे, है ना? तो ये यस समझना जरूरी। जी अमित बताइए। हाँ सर, वही मेरा एक अपना इस दौरान मैं एक अपना पंच लाइन भी बना लिया था ग्रोथ इज द बेस्ट रिवेंज। जी। अगर आपको लगता है कि आपको रिवेंज ही लेना है तो आप अपने आप को ग्रो कीजिए ना। हाँ अगर एग्जैक्टली। कोई नेगेटिव बोलता भी है आपके बारे में तो उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए आप अपना ग्रो कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए साइड में। तो मैं इस लंबी यात्रा के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया भी था कि आप में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगे ठीक है, आप ये आपका व्यू हो सकता है, लेकिन हम आपको जरूर दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा अमित, एक बहुत बड़ा, चूंकि आप एक ऐसी, मतलब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट की खास फ्रैटर्निटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अपने आप में काफी संघर्ष कर रही है, जैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अमित, आपने कैसे जी। टाइम मैनेजमेंट, चूंकि आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है, गवर्नमेंट जॉब में अभी आप, मैं मानता हूं कि हम्म। कॉर्पोरेट जो लाइक कंपनियां, उनसे ज्यादा आपका यहाँ पे हेक्टिक हो जा रहा है। आप कैसे वो सब जी करते हुए आप आगे बढ़े, तैयारी की? क्योंकि काफी लोग बहुत उदास हो जाते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, इतने फुल टाइम प्रिपरेशन देने वाले, करने वाले लोग, हम कैसे उनके सामने टिक पाएंगे? तो आप, फिर भी आप फुल टाइम नहीं कर रहे थे, फिर भी आप एसडीएम बने, कई फुल टाइम वाले सिलेक्टेड नहीं। सो व्हाट यू वांट टू से? और सर इसके लिए दो तरह का है। एक तो आपको फिजिकली सही रहना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहला तो इस बात पे ध्यान देना है कि हमें अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कीजिए, योगा कीजिए, ये बहुत जरूरी है। हालांकि लगता है कि ये घिसा पीटा बात है, बट ये घिसी पीटी बात नहीं है। इसका काफी फायदा होता है। दूसरा बात है कि अब कैसे टाइम को मैनेज करना है, कि अगर हम दिन भर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, आप जब शाम को लौटते हैं तो आप अपना हाथ पैर धोइए। फ्रेश होने के बाद आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है रेस्ट करने में। और उसके बाद कॉपी किताब उठाकर टेबल पे चुपचाप बैठ जाइए। बाकी पढ़ाई खुद ब खुद हो जाती है सर। हो दिक्कत जाए। सब ये होता है कि जब लोग ऑफिस से लौटते हैं या कहीं किसी भी काम से लौटते हैं तो अपने वो माइंड को साइड नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आधा घंटे बाद पढ़ाई करेंगे, एक घंटे बाद पढ़ाई करेंगे, और वो आधा एक घंटा फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप लौटिए ऑफिस से और कॉपी किताब लेकर अपने पढ़ाई की ओर चल चलिए। मतलब जिद्दी बनना होगा आपको, कुछ करने की चाहत यस रखनी है। सर। और हाँ, देखिए, बहुत एक सारी एक बातों और, को सोचना ही नहीं है। हाँ एक और बात है ना अमित, की जैसे जो जॉब वाले लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं, वो आर बेसिस पे पढ़ते हैं कि भाई वीक में इतने घंटे कवर करना है अपन को। तो ये वाली चीज है। तो मैं एक सर चीज मेरा जी। टॉपिक वाइज रहता था सर, कि अगर हम आज लौट कर आएंगे इतने बजे तो हमें ये टॉपिक क्लियर कर लेना है। हाँ वो भी। अब उसके लिए रात को 2 बज रहा है या 3 बज रहा है, थोड़ी सी मुश्किलें होती थी। हाँ हाँ तो उसके लिए रेडी रहना पड़ता था। हाँ हाँ, अमित ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वही एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका काम। हेल्थ सुपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हेल्थ नहीं रहेगा तो आप 1-2 महीना से ज्यादा पढ़ाई कर नहीं सकते हैं हेक्टिक हम्म। शेड्यूल में। अच्छा अमित, आपने बीपीएससी से पहले भी दिया था, आप आई थिंक फेल भी हुए थे, तो मतलब उस समय जी काफी उदासी हुआ होगा ना? क्योंकि मैं, मतलब इंटरव्यू के पहले मैंने आपको जो देखा था, मुझे लग रहा जी था कि मतलब सबसे शांत लड़का बैठा हुआ है पूरा। आपने देखा भी होगा जब मैं गाइडेंस कर रहा था इंटरव्यू में, आप बैठे थे, तो आप एकदम जी शांत बैठे हुए हैं, जैसे एक होता है ना दूर से कि मतलब कुछ लोग भीड़ में बैठे, और एक ऐसा जी बच्चा जो चुपचाप कोने में जाके, मतलब आगे ही बैठे थे लेकिन शांत। तो ये जो जी मुझे जानना है कि चूंकि आप इतने लाइफ में सक्सेस तो आपने हासिल की, नो डाउट, लेकिन कहीं जी ना कहीं अहंकार नहीं आया? आपको लगा कि यार जो चाहिए वो नहीं मिला है, इस वजह से शायद आपके अंदर हाई लेवल की मेच्योरिटी भी आई? क्योंकि मैं सफलता ही जी मानता हूँ कि एसडीएम बनना आपके लिए सफलता था, जहां तक, हालांकि सफलता की डिफिनेशन कुछ और होती है, लेकिन आपके केस में मैं अगर मान के चलूं, तो जब आप जी फेल होते थे तो कैसे खुद को समझाते थे इतनी कट थ्रोट कंपटीशन के माहौल में? कुछ बताना चाहेंगे आप? सर, जब भी मैं मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ था, जैसे 56वीं 60वीं में मेरा मेंस नहीं हुआ था, 20 मार्क्स से रह गया था, और 60वीं से 62वीं में मेरा भी मेंस नहीं हुआ था। तो सर इसके जब हम अपना कॉपी, जब मेरा मेंस का कॉपी आया था तो मैंने उसको देखा। तो भले ही मैं फेल कर गया था, मैंने वहीं से अपना पॉजिटिव चीज को देखा कि मैं क्या क्या अच्छा कर चुका हूँ। मैंने जब अपना कॉपी को देखा तो मुझे एक बात तो समझ में आई थी कि हाँ, मुझे कंटेंट को प्रेजेंट करने आता है। अब मुझे जरूरत सिर्फ कंटेंट, एक एक अच्छा सोर्स पता करने की है,
और क्या किस तरह का एक अच्छा आंसर में कंटेंट होता है, इस चीज की तैयारी पर मैंने फोकस किया। तो असफल होने का आपको रीजन ढूंढ लेना चाहिए। जितना जल्दी आप ढूंढ लेते हैं कि हाँ हमने ये कमी की थी, बस उसको एक्सेप्ट करना है और फिर आगे की ओर बढ़ जाना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो फेल हुए हैं तो हमारी वीकनेस क्या थी, उस एग्जैक्टली। वीकनेस को लेकर उसी को स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो आज के डेट में मेरे पास कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है सर, ये मुझे ठीक ठाक आता है अब मुझे। अमित, जी। आप थोड़ा सा आप एक बताइए ना, जैसे अभी एक कुछ बच्चे हैं, मेरे पास कॉल आता है और कई लोग गवर्नमेंट अधिकारी हैं, सीबीआई में कोई इंस्पेक्टर है, बोलता है कि सर बनना तो है डीएसपी सर, लेकिन जहां भी है वहां पे बहुत प्राउड फील होता है सर, इसलिए एनर्जी नहीं मिल पाती आगे बढ़ने की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रोड्यूस कीजिए कि 19 साल के एज में आपकी कौन सी नौकरी लगी, जिससे बच्चों को जी। मालूम चले कि आप एक अच्छे पोस्ट पे होते हुए भी आपके अंदर भूख की कमी नहीं थी, जो कि बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बताएं तो, अगर आप, और अभी किस प्रेजेंट में कौन से जॉब पे हैं, ये भी बच्चों को अगर बता दें। सर 2000 जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2006 में, उसके बाद उस दौरान मैं बैंकिंग का तैयारी कर रहा था। तो 2007 में मुझे विजय बैंक की क्लरिकल कैडर में जॉब लगी थी। उसके बाद मेरे 21 वर्ष की जब उम्र को मैं अपने प्राप्त किया, उसके बाद मुझे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में मैं चयन हुआ था। अब बात था कि जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर बन गया था ओरिएंटल बैंक में, तब था कि अब ठीक है, अब तो एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी था, बैंगलोर में पोस्टिंग भी थी। लेकिन सर वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। मैं जब डेस्क पे बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो एक वहीं के बैंगलोर के ही कोई लोकल कस्टमर थे। वो आकर पूछते हैं पहला सवाल, आर यू फ्रॉम बिहार? हम यस सर। ओ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट पुअर स्टेट? हम अच्छा। बोले हाउ डू यू नो व्हाट दैट? तो मैंने उनसे उसी लहजे में उनसे पूछा था कि डू यू नो द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव। हम बोले यू आर रॉन्ग, आप न्यूज ही नहीं पढ़ते हैं। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार है। तो हम उनसे यही कहा कि आपको जब बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन है ये पता नहीं है, और आप डिसाइड कर रहे हैं कि बिहार गरीब है कि अमीर है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक रीजनलिज्म का भी फैक्टर था वहां पर। पहला तो ये। दूसरा था कि बैंकिंग में मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो एरिया ऑफ सर्विस जो है, सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल टाइप का है। यानी हम्म। कि वहां पर हमारा एथिक्स और वैल्यूज का जो है, मोरालिटी का काफी कम स्थान रहता है, क्योंकि बैंकिंग इज जस्ट लाइक ए बिजनेस। हाँ। तो वहां पे सर मेरा जो इमोशन था और मुझे जो करने की जो इच्छा थी वो मैच नहीं कर पा रहा था। तो मैं उस वक्त सोचा कि अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करना चाहिए। फिर मैंने स्टेट बैंक में भी फाइनली सिलेक्शन हुआ मेरा 2009 में, पीओ में ही हुआ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बैंक में स्टेट बैंक का जॉब काफी बेहतर होता है। बहुत बहुत बेहतर माना जाए। तो 2009 में सर बैंक पीओ का उसमें भी हुआ था सिलेक्शन, और 2013 तक मैं काम भी किया। उसमें भी एक ऐसी घटना घटी थी कि मैं बड़हरवा में पोस्टेड था जहाँ पे ट्राइबल एरिया था। और वहाँ पे मैं स्टोन क्रशर फाइनेंसिंग कर रहा था, क्रेडिट मैनेजर था, तो स्टोन क्रशर को फाइनेंस करता था मैं। सर इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि जब मैं प्री सैंक्शन सर्वे करने गया था तो वहाँ मुझे 3-4 महिलाएं दिखी, हम्म। जो माथे पे ढो रही थी गिट्टी। तो मैंने उनसे पूछा अपने स्टाफ से कि ये लोग कौन है? तो बोले कि सर आप नहीं जानते हैं, ये वही तो हैं जिनका ये पहाड़ है। सर मतलब दैट वाज ए शॉकिंग न्यूज फॉर मी हाँ हाँ। कि जिस स्टोन क्रशर को मैं फाइनेंस कर रहा हूँ उसका ये ऑनर खुद है, और उस स्टोन क्रशर को मेरे द्वारा फाइनेंस करने के कारण कोई और ऑनर बन के इसे लेबर कन में कन्वर्ट कर दिया है। सर ऐसा लगा कि मैं उस वीसीएस सर्किल का पार्ट बनता जा रहा हूँ। और हम्म। बहुत सारी समस्याएं थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब बैंकिंग से मुझे दूर जाना है। और एक बार अगर मेरे दिमाग में आइडिया चला जाता था कि अब मुझे बैंकिंग से दूर हट जाना है, तो सर मैं उससे कभी निकलने नहीं दिया। चाहे कितना भी मुझे अच्छा फैसिलिटी मिला स्टेट बैंक में, सर मैं रिजाइन करके निकल गया वहां से। फिर फाइनली डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया ताकि मुझे समय मिले थोड़ा सैटरडे संडे को, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। और तब जाकर सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 2016-17 में हम बीपीएससी की ओर रुख किए। और 56वीं 59वीं का प्री हुआ। हाँ, प्री में मैं कभी फेल नहीं हुआ था बीपीएससी का। 56वीं 60वीं भी क्वालिफाई किए, 60वीं से 62वीं भी क्वालिफाई किए, लेकिन दोनों में मेंस में मैं फेल किया था सर। लेकिन अमित, में एक चीज इस दौरान मैंने देखा, बच्चे भी लिंक कर पा रहे होंगे कि आपके अंदर जो सिविल सर्विसेज वाला जो गुण था,
वो बेंगलुरु से ही दिखने लगा था। हालांकि बचपन से होता है, तो मतलब लोग बोले कि अगर नहीं बचपन से सपना है तो थोड़ा झूठा लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो लक्षण दिख जाता है बच्चों में, कुछ बच्चों, सभी में मैं नहीं कह रहा। बहरहाल जी बहुत ये है, आपकी स्टोरी थोड़ा सा कुछ लोगों को इंस्पायर करेगी, लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ, करंट अफेयर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि करंट अफेयर यस सरकार सर। पढ़े। तो आपका क्या राय है करंट अफेयर को लेकर? सर करंट अफेयर का मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि पहले तो हम अपना क्वेश्चन पेपर देखते थे कि बीपीएससी में मेंस में आखिर करंट अफेयर किस एंगल से वो पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर तो मैं फिक्स कर लिया था, जैसे द हिंदू में पढ़ता था, और अगर कभी इच्छा हुआ तो इंडियन एक्सप्रेस। हालांकि मीडियम मेरा हिंदी है, फिर भी मैं पढ़ता द हिंदू ही था। मैं लगभग 2004 से मैं द हिंदू को पढ़ रहा हूँ। हम्म। तो एक मेरा ये ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडी रहा है कि शुरू से ही द हिंदू पढ़ता रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि आखिर पढ़ना कैसे है, तो आप पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिए कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ाई करनी है। जैसे करंट अफेयर में है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, तो आप WTO से WHO से क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक कॉपी बना लीजिए, साइड उसमें एक हेडिंग डाल दीजिए WTO। WTO से जितना आर्टिकल अब आने वाला है हम्म। उसको वहां पर पॉइंट आउट नोट डाउन कर लीजिए। वो आपका 3 से 4 महीने में एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाता है। और हम्म। जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार से उसको अपना आंसर राइटिंग में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो मैं एक सिंपल से WTO का एग्जांपल दिया। हाँ, और भी इसके कई। अलावा मैं सर, हाँ, प्रतियोगिता दर्पण में भी लेख आता है सर, मैं उसको रेगुलर फॉलो करता था। तो आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, एक मैगजीन फॉलो कीजिए, और बाकी आप अपना नोट्स तैयार कीजिए। अमित, पूरी जर्नी में एक मेंटर का क्या रोल होता है आपके अकॉर्डिंग? सर अगर मेंटर मुझे मिला रहता तो मैं शायद कुछ और भी कर सकता था। और ये इतना मुझे 5 अटेम्प्ट नहीं लगता। शायद मैं 60वीं से 62वीं में मेरा हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है मुझे इस बात कि की आपके लगता कमी कांटेक्ट में पड़ी आना चाहिए था, और ये 2016 में ही है। आपके कांटेक्ट में आ जाने, चूंकि उस समय तक मैं सिलेक्टेड हो चुका था, और मैं दे रहा था 2016 के यूपीपीसीएस का एग्जाम। तो उस समय जी अगर होता तो शायद आप पहले भी अधिकारी बन चुके होते, जो मुझे ऐसा लग रहा है। हर टीचर बोलता है, उसमें कौन सी कमी है। लेकिन मुझे ये यस चीज सर। जानना है, आप एक चीज आपसे, कि अभी कारवां आगे बढ़ेगा या फिर एसडीएम तक रुकेगा कारवां अभी? सर कैरियर में तो अभी यही पर है सर। तत्काल हम अभी यही इसी के बारे में सोच रहे हैं कि बेहतर कर सकूं एसटीएम के रूप में। और बाकी अगर ऊपर वाले की कृपा रहा और आप लोग का सहयोग रहा तो जरूर आगे कुछ करने की कोशिश करूंगा। नहीं। अच्छा, एक चीज और अमित, अभी जैसे एसे इंट्रोड्यूस हुआ है 69 और 70 वाला, में 68 से हो चुका था। सो जी। एसे में 3 प्रकार की आ रही, ऑर्डिनरी एसे, एवरीवन कैन राइट, फिलोसफिकल थोड़ा हम्म। होगा, हो जाएगा। अगर आप हम्म। होते और आपको अगर दिया जी। जाता है कि भाई लोकल लैंग्वेज कैसे को डील करना है, हाउ आप कैसे डील करते हैं उसको? सर मुझे लगता है ऐसे लिखने का सबसे बेहतर है कि जैसे ही कोई आपको कहावत अगर आता है, जैसे अभी मैंने देखा था 68 का मेंस का, तो उसको उसको जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक इमेज बनता है, और एक कहीं ना कहीं एक लोकल स्टोरी से ध्यान में जरूर आता है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो उस इंसिडेंट पे ये लाइन फिट बैठता है। आप अगर जितना जल्दी इस चीज को कनेक्ट करना सीख लेंगे, तो मुझे लगता है कि सर ये ऐसे लिखना, ये लोकल लोकल आसान हो वाला जाएगा। जो है टॉपिक है वो इजी हो जाएगा। यानी कि आप कनेक्ट कीजिए कि आप अपने जो लाइफ है, रियल लाइफ, वहां पे कैसे ये फिट बैठ रहा है, और उसको किसी स्टोरी से कनेक्ट कीजिए, और उस स्टोरी से ही शुरुआत कीजिए। उसके बाद फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, सही है। मैं अच्छा। रहता तो सर ऐसे ही करता। हाँ, मतलब ये आपका जो तरीका है बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसे ही बच्चों को बता रहा हूँ। अमित, कई बच्चों के मन में ये है ना कि प्रीलिम्स पहले निकलेगा तब मेंस की तैयारी करेंगे। तो इज इट राइट सर स्ट्रेटजी और ब्लंडर क्या है? सर मुझे लगता है कि दोनों की तैयारी करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, सेपरेट तो नहीं है। हम्म। मुझे लगता है कि जैसे मेंस और प्री, अगर किन्हीं को लगता है कि हाँ हमको प्री में कॉन्फिडेंट नहीं है, सिर्फ मेंस पढ़ने में कभी कभी बोरिंग होता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर सिर्फ आप मेंस पढ़ाई कंटिन्यू करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे फैक्चुअल कुछ आता ही नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि मेंस के लिए भी 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, और उसी के साथ साथ वहीं से फैक्ट निकाल कर उसे भी याद कर लीजिए, तो आपका दोनों तैयारी हो जाएगा, और एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि हम दोनों स्टेज का एक साथ तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोनों एक साथ तैयारी हो तो ज्यादा बेहतर है। अमित, 70 बीपीएससी में बच्चों को क्या सलाह देंगे कि प्रीलिम्स निकल जाए?
कैसे तैयारी सर करेंगे? प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। पहला मेरा है कि मैं कभी भी फेसबुक इस सब से दूर ही रहा हूँ। इससे आपका मेंटल जो है ना स्टेबिलिटी बना रहेगा। और है कि दूसरा है कि बहुत सारे लोगों से जो डिस्कशन करते हैं मैं उसको भी अवॉइड करता हूँ। मुझे अगर पता है कि दो तीन लोग हैं जिससे हमको सही सजेशन लेना है, उसके बाद फिर हम चौथे व्यक्ति के तरफ नहीं जाते हैं। चाहे कि मुझे कितना भी पता हो कि वो बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है, पर मुझे लगता है कि हम दो तीन लोग से बात करके ही हम सही तरीके से तैयारी कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उन चीज को भी मैं करता हूँ। तीसरा है कि वही आइसोलेशन, और बहुत सारा मटेरियल के पीछे नहीं जाना चाहिए। मटेरियल इन द सेंस कि अब कोई पॉलिटी के लिए डीडी बसु बोल दिए, कोई लक्ष्मीकांत बोल दिए, कोई किसी और बुक का नाम ले लिए। सही में सर इस चीज से तो एकदम दूरी बनाकर रखना चाहिए, कभी एग्जैक्टली। नहीं जाना चाहिए। अमित, एक चीज अगर और है आप कि जैसे मैं अभी रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। जी एक बहुत बड़ी बात मैंने देखा है कि बच्चों को क्या लगता है कि बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि नहीं कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, ये बच्चों को मालूम यस होना सर, यस सर, यस थोड़ी। सर, क्या नहीं पढ़ना, ये यही तो सबसे बड़ा चीज है। इसी हम्म। से तो आप बहुत सारे बुक्स के पीछे नहीं भागते हैं, बहुत सारा अननेसेसरी का टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं। हम्म। किन किन चीजों को नहीं किन किन चीजों को छोड़ देना है, स्किप कर जाना है, स्किपिंग एंड स्कीमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस तो अमित, अभी कैसा फील हो रहा है बताइए पहले। सिलेक्शन क्या, तो सर। आपका ये वो वाली जो फीलिंग है, जो अक्सर पहली बार जिसको जॉब मिलता है, वो फीलिंग तो नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में थे। तो ये बताइए कि फीलिंग फिर भी कैसा है, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ, अंदर से क्या आ रहा है? सबसे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा सर कि हम एक पहले डाउट होता था कि हमने भी बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़े हैं। हम्म। उसमें बहुत सारी बातें मुझे उस वक्त लगता था कि ये कुछ खास नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। बट सिलेक्शन के बाद ऐसा लगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदियों से चली आ रही है और वो सत्य है, उस चीज को हम आज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। जैसे हम्म। होता है कि जो आपके मन में है, जो विचार होते हैं, वही तय करते हैं कि आपका फ्यूचर आने वाला कैसा होगा। ठीक है, इमीडिएट एक महीना दो महीना का नहीं पता है, लेकिन अगला 2 साल 3 साल में क्या बनने वाले हैं आप, वो सर अभी ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है उससे डिसाइड हो जाता है सर। तो हम्म। मैं इन सब चीजों को अब थोड़ा सा बिलीफ बढ़ गया है मुझे, और हाँ, मैं वही मानने लगा हूँ कि हाँ आपका। कुछ यथार्थ सत्य है। हाँ, एकदम आपने कई चीजें मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी कामयाबी में। एक तो है कि कंसिस्टेंसी, जैसा कि आज मैंने डाला भी था बैंथम का स्टेटस, कि भाई कोई जी अगर रेयर क्वालिटी होती है किसी इंसान में, जो वो होता है कंसिस्टेंसी, हर कोई नहीं फॉलो कर पाता यस है, सर। जो सक्सेस का जी एक होता है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे। अ, हमारे अमित का जो भी बुक लिस्ट है, जो इन्होंने फॉलो किया था बुक लिस्ट, वो मैं आपको दे दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज और मिलेगी, जैसे अमित से अगर आपको अमित सर से बातें करनी है, तो ये आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे जब इनको फुर्सत होगा, क्योंकि ये खुद जी अब काफी ज्यादा कीन है बच्चों से जुड़ने के लिए, गरीब बच्चे, वैसे बच्चे जिनको गाइडेंस रियली में चाहिए अमित। जी दूसरी चीज ये कि मैं यस सर। अमित से चाहूंगा कि कुछ रैपिड फायर राउंड खेलूं, क्योंकि होना भी चाहिए रैपिड फायर राउंड, जो है रैपिड फायर का। तो चलिए, कुछ प्रश्न, यस अमित, आप बस यस एक एक वाक्य या फिर कह लीजिए एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। तो यस सर। जब आप बिहार की डेवलपमेंट को सोचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि होना चाहिए कि बिहार का डेवलप? सर लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवेयर कैसे अवेयरनेस, किया जाए? मैं तो बोले लगेगा कि सर अवेयर इंग्लिश करने करे हो आप। नहीं सर, अच्छा है, अवेयर कैसे कर सकते हैं सर, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो उन चीजों को दूर कर दिया जाए तब आदमी ब्रॉडर लेवल पे सोचता है। यहाँ तो माइक्रो लेवल पे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम्म। अब ट्रैफिक रूल ही हम फॉलो नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा फूड वेस्टेज करते हैं, जबकि बिहार में ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती है। एग्जैक्टली। सब छोटी छोटी बातें पे बिहार में ज्यादा ध्यान देने की, बड़ी बड़ी बातें तो होती रहेगी सर। हम्म। बारीकियों पे काम करना। जी हॉबी, जी। हॉबी क्या है आपका? मतलब हॉबी मैं बोलता हूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? सर हॉबी मेरा है सर इन्वेस्टमेंट करना। मेरा ये हॉबी रहा जिसका है छः फायदा सात हुआ साल आपको से इंटरव्यू में, है ना ये? यस सर, इंटरव्यू में भी फायदा हुआ है। यस सर। अच्छा। अभी एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि जब आप सुनते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार फेल होते हैं, लास्ट में एक जी उनसे सबको सलाह दे दी कि वो एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब पढ़ने का मन नहीं करता, जिंदगी भर पढ़ते रहें क्या, यही उनका आ रहा है।
क्या क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों अब पहला सिंपल सा है कि अगर आपके मन में इस तरह की बातें आ रही उसको आने दीजिए। वो आके आएगा और वो चला जाएगा। आप बस पढ़ाई करते रहिए, सिंपल। ये विचार हैं, विचार आते रहेंगे, और आपके विचार जो निगेटिव विचार आते हैं उनको आने दीजिए, वो खुद ही पॉजिटिव में एक समय में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तो। तो जी अगर मैं अशोक खेमका बोलूँ तो क्या फीलिंग आता है आपको, क्या पहला वाक्य, पहला शब्द क्या आता है उनको, या ध्यान रखो? सर, हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। एंड एपीजे अब्दुल कलाम। सर उनके जैसा वो, सर, ही वाज नॉट ए ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक। ही वाज जस्ट लाइक होमो सेपियंस सेपियंस सेपियंस। आपका मुझे वो लगता है वो दो। आई थिंक आपने क्या डाला है, स्टेटस में डाला कहीं, नहीं, हाँ, होमोसेपियंस आपने लिखा भी है। राइट हाँ, राइट। तो आज तो वो अगला आने वाले 200 साल आगे वाले जो थे ना, वो अब एपीजे अब्दुल कलाम पहले ही आ गए हैं, तो और वो कुणाल से आखिर चले गए। जब आप सोचते हैं तो क्या आपको ख्याल आता है? सर, आपका जो मॉक इंटरव्यू के बाद जो आपका पहला लाइन था कि आप इंतजार कीजिए, आप बीएस में बन रहे हैं, बीएस, तो सर मुझे वही लाइन अभी तक दिमाग अभी में आ अभी रहा है। अभी तो वही, मैं कल भी आपसे, हम लोगों ने मिला था, हम लोग मिले थे। सो आई वाज जी थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसे कई कैंडिडेट हैं अमित, जिनको मैंने बोला था, जिनका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम एस्ट्रोलॉजर या फिर मैं कोई भविष्य करता जी, नहीं। मेरा ये मानना है कि किसी भी कैंडिडेट को आप पॉजिटिवली, आप उसको अच्छा बात, कुछ नहीं बुरा, अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ तो अच्छा बोल दीजिए, उससे होता है फायदा। मेरे साथ हुआ है यस कि सर। यस सर, डेफिनेटली सर, आपके बोलने के बाद ही तो मुझे लगा कि नहीं, मैं मेरा इंटरव्यू इस बार लगता है कि ठीक जाएगा, क्योंकि अगर आप बता रहे, अगर कोई सामने वाला एनालिसिस करके बता रहा है तो मुझे वो भरोसा अच्छा, हुआ था और आपको मैं कॉन्फिडेंस भी आया बताऊं था। अमित, जब आप एंट्री मारे थे, तो मैं जी जब क्लास में था तो मैं सबका ध्यान दे रहा, सब पढ़ा, वहां पे टीचर डिस्कशन कर रहा था, हम सबको देख रहे थे कि इसमें कौन सिलेक्टेड होगा। सो होता है ना कि एक, और जब आप एंट्री किए थे पैनल रूम में, एंड आई वाज सिटिंग देयर, तो मैंने पकड़ लिया था कि जब इंटर किए जा रहे थे, मैं चाह रहा था कि आपको मैं घेरूं। मैं देखिए, जी। क्वेश्चन अब ऐसा थोड़ा है कि हम कोई उठा लेंगे और रॉकेट साइंस टाइप का क्वेश्चन, जो हमारा लेवल है यस बीपीएससी प्रकार का, आई आस्क्ड। आपने बहुत स्माइल के साथ, चेहरे पे चिंतन नहीं आया, टेंशन नहीं आया, और जो स्माइल जी। के साथ आपने उत्तर दिया है, और फिर इसके बाद जाने के बाद भी दरवाजा, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये बच्चा अगर लक नहीं भी साथ दिया तो इनका निकलने वाला है, लक साथ देगा तो अलग बात है। तो जी। अच्छा लगा अमित आपसे बात करके। और मुझे बड़ा थैंक यू। खुशी लगता है कि मेरे 47 कैंडिडेट्स एग्जाम निकाले, जिसमें आपके खुद है। जब आप इस टीम का ट्रेनिंग करेंगे तो मेरे कई स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको, जिसमें पूजा भी है, रैंक 41 यस है, सर। कई स्टूडेंट्स हैं। नाम जी सबका नहीं ले सकते हैं, 47 कैंडिडेट, फिर एक वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैं रामासार साइट्स का नाम गिन रहा हूँ या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वो भी एक चीज है। यस। तो ठीक है अमित, है ना, फिर मिलते हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे अमित को कॉन्ग्रेचुलेट करें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और सभी को ही जी सर। अमित आप लोग अब बनेंगे। अमित तो एक हो ही गए डीएम अमित, अगले आप लोग जी। बनेंगे। चलिए अमित, थैंक यू, यस। गुड। थैंक यू।